सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो अंधारी, जिसको लिखा है वेवी हालदार ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर अपना ध्यान लें। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। अर्थात लेखिका अपने जीवन के कुछ अनुभवों को यहाँ पर बता रही हैं, हमसे शेयर कर रही हैं। वह कहती हैं कि जैसे ही सुबह होता था वह जल्दी उठ जाती थी। कभी कभी तो वह खा भी नहीं पाती थी और बिना खाए पिए काम पर ही चली जाती थी। वहाँ जाकर के फिर खाना बनाती थी और फिर अपने घर में भी जाकर वही कार्य करती थी जो वहाँ पर ऑफिस में करना पड़ता था या अपने साहब के घर में करना पड़ता था। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। लेखिका बताती हैं कि वैसे उनके जो साहब हैं बड़े अच्छे थे हृदय से। वे लेखिका को कुछ भी नहीं कहते थे। लेखिका को इस बात का आभास भी हो जाता था कि शायद उनके साहब के हृदय में उनके प्रति दया की भावना है। माया का यहाँ पर अर्थ दया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। अर्थात लेखिका जब भी जाती थी तो उन्हें कुछ न कुछ कार्य करते हुए देखती थी। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार अर्थात क्या आवश्यकता है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। अर्थात वह जो सच्ची बात है उस बात को नहीं बताते थे। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। लेखिका बता रही हैं कि उनके यहाँ काम करते हुए उन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। अर्थात लेखिका पर उन लोगों का पूरी तरह से विश्वास दृढ़ हो गया था। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। अर्थात लेखिका के प्रति उनके मन में काफ़ी कुछ अच्छे विचार थे। वैसे वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते, मानो लेखिका को वो अपने घर का सदस्य समझने लगे हों। कुछ दिनों के बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ। अर्थात कुछ दिन व्यतीत हुए थे कि लेखिका को उन्होंने अचानक पूछ बैठे कि बेबी यह तो बताइए कि यहाँ से जाने के बाद आप क्या करती हो? और लेखिका ने जवाब दिया कि जाते ही वह खाना बनाने लगती हैं और बच्चों को नहलाती धुलाती हैं, साथ ही साथ उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हैं। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा सा घूमती घामती हैं और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ाने बैठ जाती हैं। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना, बस यही है मेरे सारे दिन का काम। तो इस प्रकार से लेखिका ने उन्हें पूरी अपनी जो जिम्मेदारी है उन सभी जिम्मेदारी को बता दिया। वह बोले, अच्छा
फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? उनके साहब ने बताया कि इस काम के साथ साथ तुम तो अन्य भी काम करने की इच्छुक हो, फिर उस काम के लिए तुम्हें समय कहाँ से प्राप्त होगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या? बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं, अर्थात इस एक काम से उन्हें इतना तो सामर्थ्य नहीं है, इतना पैसा तो नहीं मिलता कि वे अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकेंगी। उनके पास कोई चारा नहीं, अर्थात कोई उपाय नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं, अर्थात मानते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। अर्थात उन्होंने अपने आप को उनके परिवार का बहुत कुछ मान लिया था। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, अर्थात तुम अकेली हो। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो, मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं। तो तातूस से अभिप्राय यहाँ पिता के समान एक संबोधन से है। तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो, अर्थात जैसे मेरे बच्चे कहते हैं उसी प्रकार से तुम भी कह कर के बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातूस कहने लगी। मैं तातूस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। अर्थात अपने मन में किसी भी प्रकार से परायापन मत लाना। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातूस के 3 लड़के थे, उस समय तक मैंने एक ही को देखा था। यहाँ पर जो बेबी हालदार हैं वह बता रही हैं कि जितना दिन तक वो काम कर चुकी थीं उन दिनों में उन्होंने उनके एक ही लड़का को जाना था। मैं किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहा, वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। वह जो लड़का था वह अपने आप चाय बना लेता था। उसकी आदत थी कि कम बोलने की, वह मतलब कम बोलने वाला था। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातूस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातूस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। अर्थात लेखिका को यह आभास होता था कि वास्तव में उनका जो परिवार है उन्हें काफ़ी सम्मान भरे नज़रों से देख रहा है। 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातूस ने बुलाकर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मतलब इतनी अपनत्व की भावना से उन्होंने पूछा। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। अर्थात मेरे विषय में जानने की जो बात थी उनको सुनील से प्राप्त हुई थी। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातूस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसके आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातूस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातूस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था,
वे भी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातूस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ, अर्थात जो हमें इतना आग्रह करते हैं, प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें भी हमारे विषय की जो परवाह रहती है, तो ऐसे लोगों से हमको मिलजुल करके रहना चाहिए। अपने हृदय की बातें जो बतानी चाहिए वो बताना चाहिए। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी, अर्थात धूल साफ कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थीं। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थीं। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातूस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ लिखना चाहती हो? सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई, अर्थात मन की जो बातें होती है वह मन में ही रह जाना, और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो।